सलाम सामीन। 20वीं सदी के आते आते हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किसी हद तक मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मजहब के नाम पर जदीद तालीम की मुखालफत करना अभी भी अनकॉमन नहीं था। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली जौहर के चचा, जो उनके फादर की अर्ली डेथ के बाद घर का खर्चा संभाल रहे थे, उन्होंने बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल की फीसें देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो बच्चों को काफिर बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकते, जिस पर जौहर की वालिदा ने अपने जेवरात गिरवी रखकर बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिल करवाया। बहरतौर सर सैयद की एफर्ट्स का इतना असर जरूर हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने लगे। करीब 100 साल तक ये लोग इंग्लिश एजुकेशन की मुखालिफत करते रहे थे, लेकिन अब उनके बच्चे पढ़ लिख कर वकील, डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर रहे थे और बिजनेस और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक मिडिल क्लास उभर कर सामने आ रही थी, लेकिन नफ्सियाती सतह पर इस मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना था। वो दिक्कत ये थी कि तेजी से बदलते हुए सोशल नॉर्म्स की वजह से वो लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहे थे। रिवायती उलमा, जो इन लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा रहे थे, वो भी इस नए समाज को कबूल करने से इनकारी थे। ये उलमा लोगों को बताते थे कि अब जो ज़िंदगी वो लोग गुजारने लग रहे हैं वो ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं, जो लिबास वो पहन रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब वो कर रहे हैं, जो ये लड़कियां अंग्रेज़ी पढ़ रही हैं, जो ये मशीनों और टेक्नोलॉजी का कल्चर है, ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है और उन्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। मौलवियों की इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग में और एक एजुकेटेड मुसलमान की ज़िंदगी में जो फ़र्क था, इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग वाक़या मियाँ तुफ़ैल के जमात इस्लामी में शामिल होने का है। मियाँ तुफ़ैल जमात इस्लामी के दूसरे अमीर रहे हैं। वो अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि जब जमात इस्लामी का तासीसी इजलास हुआ, यानी वो मीटिंग जिसमें जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को जमात की मेंबरशिप के लिए पेश किया तो वहाँ मौजूद उलमा ने उनको जमात का मेंबर बनाने पर एतराज़ किया। एतराज़ ये था कि उन्होंने कोट, पतलून, टाई और हैट पहन रखा था, वो क्लीन शेव थे और सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात ये कि वो वकील थे, क्योंकि मौलाना मौदूदी के इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक उनका हुलिया और लिबास भी इस्लाम के ख़िलाफ़ था और अंग्रेज़ी अदालतों में वकालत करके पैसे कमाना भी हराम था। सो मौलाना मौदूदी ने मियाँ तुफ़ैल को 6 मंथ्स का टाइम दिया कि वो अपना हुलिया भी तब्दील करें और वकालत भी छोड़ें, और मियाँ तुफ़ैल ने फिर ऐसा ही किया। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो इस अरसे में हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे पॉपुलर लीडर थे, यानी जिन्ना साहब, वो पेंट कोट भी पहनते थे, टाई लगाते थे, क्लीन शेव भी थे और वकील भी थे। और सिर्फ जिन्ना ही नहीं, बल्कि अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और इवन मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सब भी टिपिकल मौलवियों के इस्लामिक स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते थे। तो अब मुस्लिम कम्युनिटी की सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तो उनके वो तहजीबी आइडियल्स थे जिनका तायुन मौलवियों ने किया था, और दूसरी तरफ तरक्की का वो रास्ता था जिसका तायुन जदीद दौर के तकाज़ों ने कर दिया था और जिस रास्ते पर चलना उनकी मजबूरी था। सो एक आम मुसलमान एक तरफ अपने आप को नए ज़माने के मुताबिक ढाल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो मौलवियों के कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड्स को भी गलत नहीं मानता था, और वो ये महसूस करता था कि जिन मॉडर्न चेंजेस को वो अडॉप्ट कर रहा था वो इस्लाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ये वो मुतज़ाद सोचें थीं जिन्होंने 20th सेंचुरी के इंडियन मुसलमान को नफ्सियाती तौर पर एक शदीद किस्म के आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट में मुब्तला कर दिया था। इस कंफ्यूज्ड साइकी का बड़ा दिलचस्प नक्शा खींचा है E.M. फॉस्टर ने अपने मशहूर नावल अ पैसेज टू इंडिया में। इस नावल में डॉक्टर अजीज़ का एक कैरेक्टर है जो एक सर्जन है और गवर्नमेंट जॉब करता है। अपने दोस्तों में बैठे हुए जब उसे अपने अंग्रेज़ बॉस का बेवक्त बुलावा आता है तो वो ये शो करता है कि उसे अपने बॉस की कोई परवाह नहीं, लेकिन अकेले में वो तांगे वाले को तेज़ तेज़ चलाने का कहता है ताकि जल्द पहुंचकर बॉस की खुशनुदी हासिल कर सके। फिर बॉस के यहाँ पहुंचकर वो इस सोच में पड़ जाता है कि तांगा बंगले के अंदर ले जाए या गेट पर ही उतर जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर वो तांगा बंगले के अंदर ले जाता है, लेकिन फिर उसी तांगे को बिल्डिंग से दूर अंधेरे में ठहरा लेता है कि कहीं उसका बॉस माइंड ना कर जाए। सो ना तो वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट कर पा रहा है और ना वो उस माहौल से बगावत कर पा रहा है। इस कंफ्यूजन का अजाला वो अपनी शायरी के ज़रिए करता है।
अपने शेरों में डॉक्टर अजीज इस्लाम की पास्ट ग्लोरी को याद करता है और इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि काश वो औरंगजेब आलमगीर के लश्कर में शामिल होता। डॉक्टर अजीज का ये फिक्शनल कैरेक्टर उस दौर के एक हकीकी किरदार से बहुत मिलता जुलता है और ये किरदार है अकबर अला आबादी का, जो उर्दू जुबान के मशहूर शायर थे। अपनी शायरी में वो मुसलमानों के पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं और मॉडर्न तौर तरीकों, साइंटिफिक इन्वेंशंस, कॉलेज एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करने की ख्वाहिश का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन खुद अपनी लाइफ में वो अपनी आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अपनी शायरी में वो अंग्रेजी तालीम और कॉलेज एजुकेशन के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन खुद अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं, LLB करते हैं और अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए लंदन भिजवाते हैं। इसी तरह वो अपने शेरों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुलाजमत हासिल करने की ख्वाहिश की मजम्मत करते हैं, लेकिन खुद तमाम उम्र सरकारी मुलाजमत करते हैं और क्लर्क से शुरू होकर सेशन जज के ओहदे तक पहुंचते हैं। अंग्रेजी हुकूमत उन्हें खान बहादुर का खिताब अता करती है तो वो ये खिताब भी वापस नहीं करते। उनकी जिंदगी में हमें कॉल और फेल का वाज़ेह तज़ाद नजर आता है और यही कन्फ्लिक्ट उनकी शायरी में भी मौजूद है, जहां एक तरफ वो अंग्रेज़ों की मजम्मत में शेर कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मलिका विक्टोरिया, लॉर्ड कर्जन और मिस्टर थॉमस बर्न की शान में कसीदे भी लिखते हैं। कमोबेश इसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स, माजी परस्ती और रजत पसंदी हमें इकबाल की शायरी में भी देखने में मिलती है और यही कन्फ्लिक्ट हमें मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी में भी नज़र आता है, जो मगरबी तालीम हासिल करने, पेंट कोट पहनने और अंग्रेज़ी अदालतों में वकालत करने को हराम समझते हैं, लेकिन फिर उनकी वफ़ात अमेरिका के एक ऐसे हस्पताल में होती है जहां उनका अपना बेटा मुलाजमत करता है। फिर इसी दौर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी चंद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो वेस्टर्न सिस्टम की खराबियों को जाहिर करते हैं। 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप अपने नॉलेज और मिलिट्री पावर में तमाम दुनिया को डोमिनेट कर रहा था, लेकिन 20th सेंचुरी के आगाज़ में ही कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे यूरोप की इनविंसिबिलिटी को, यानी यूरोप के नाकाबिले शिकस्त होने के तस्वुर को ठेस पहुंचती है। 1905 में जापान और रशिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है। इस जंग में जापान, जो कि एक एशियन कंट्री है, वो रशिया को, जो कि एक यूरोपियन पावर है, बुरी तरह शिकस्त देता है। साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज की आपसी पॉलिटिक्स उन्हें आलमी जंगों के दहाने पर पहुंचा देती है और यूं लगने लगता है कि ये ग्लोबल पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ कर खुद ही खत्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद रशिया का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम की खराबी को मजीद वाज़े कर देता है। दूसरी तरफ साइंस की तरक्की, जो यूरोप के माथे का झूमर था, इसी साइंस के जरिए यूरोप वाले ऐसे मुहलिक हथियार तैयार कर लेते हैं जो इंसानी बका के लिए खतरा बन जाते हैं। इन सब वाक़यात के नतीजे में न सिर्फ यूरोप की पावर बहुत कम हो जाती है, बल्कि दुनिया भर में यूरोप के आइडियल इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। यूरोप के इस अपेरेंट डाउनफॉल की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान अपने कल्चर को लेकर एक नेगेटिव प्राइड का शिकार होने लगते हैं। नेगेटिव प्राइड ऐसे प्राइड को कहते हैं जो अपनी कामयाबियों की बजाय दूसरों की नाकामियों पर बिल्ड किया जाता है। अब मामला ये था कि इस नेगेटिव प्राइड को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट टाइम्स में तो इंडियन मुसलमान के पास कुछ नहीं था। सो इन लोगों ने अपने प्राइड का सोर्स अपने शानदार माजी में खोजना शुरू कर दिया था। इकबाल, अकबर अला आबादी और दूसरे बहुत से पोइट्स और राइटर्स ने मुसलमानों के माजी के सुनहरे दौर के बारे में लिखना शुरू किया और इस सुनहरे दौर को बहुत सी हकीकी और ख्याली खूबियों से आरास्ता किया। माजी के यूटोपिया का ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में भी पॉपुलर होने लगा और उन्होंने फ्यूचर में आगे बढ़ने की बजाय पास्ट के गोल्डन एज के रिवाइवल को अपना मकसद समझ लिया। इन जनरल हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी कौम का एक ऐसा तस्वुराती खाका घड़ लिया जिसके मुताबिक उनकी कौम न सिर्फ ताबनाक माजी और रोशन मुस्तकबिल की हामिल है, बल्कि इस वक्त भी वो दुनिया की तमाम कौमों से बेहतर हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पास ये सलाहियत है कि वो तमाम दुनिया को सही समत में लीड कर सकते हैं। और ये कि वेस्ट, जो इस वक्त बज़ाहिर एक सुपर पावर है, लेकिन उसका रास्ता तबाही का रास्ता है और उसके रैशनल और साइंटिफिक रवैये में बहुत खराबी छुपी हुई है। सो हम देख सकते हैं कि स्टार्ट 20th सेंचुरी के इंडियन मुसलमान के आइडियल्स और प्रैक्टिसेस में एक बहुत बड़ा गैप था और ना वो अपने आइडियल्स को छोड़ रहे थे, ना ही वो अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ पा रहे थे। इनफैक्ट वो अपने आइडियल्स को लेकर एक ख्याली किस्म के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए थे।
हालांकि समझदारी का तकाजा ये था कि वो अपने आइडियल्स की खामियों को दूर करते और वेस्ट की नाकामियों पे प्राइड लेने के बजाय वेस्ट के मुकाबले में अपनी नाकामियों पर गौर करते और जो नॉलेज की दौड़ में वो यूरोप से बहुत पीछे रह गए थे उसका अजाला करते। लेकिन हम देखते हैं कि सर सैयद की अलीगढ़ मूवमेंट के बाद कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हमें इंडियन मुसलमानों में नहीं देखने में आती कि जो रिवायती उलमा के गैर हकीकी आइडियल्स के मुकाबले में रैशनलिज्म को प्रमोट करती। इनफैक्ट खुद सर सैयद ने भी एक लिहाज से अपनी इस स्ट्रगल को तर्क कर दिया था जब उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज कायम किया, क्योंकि अपने कॉलेज के हवाले से सर सैयद ने यह फैसला किया कि वो अपने रैशनल मजहबी ख्यालात और नेचरी तसव्वुरात को कॉलेज एजुकेशन से अलग रखेंगे, जिसकी वजह यह थी कि अपने कॉलेज के लिए सर सैयद को मुसलमानों की सपोर्ट दरकार थी और इस सपोर्ट को वो किसी कंट्रोवर्सी की नज़र नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने रिवायती उलमा की एक कमेटी बनाई और अलीगढ़ कॉलेज के मजहबी तालीम के शोबे को इस कमेटी के हवाले कर दिया। इस कमेटी का फोकस शेरवानी और तुर्की टोपी को अलीगढ़ के यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने जैसे फरोई मामलात तक महदूद रहा। और अगरचे के सर सैयद का अपना मकसद मजहब में रिफॉर्म्स करना और हिंदुस्तानी मुसलमानों को मॉडर्नाइज करना था, लेकिन इवेंचुअली उनका कॉलेज ना तो मॉडर्निज्म का सिंबल बन सका ना ही मजहबी रिफॉर्म्स का। इनफैक्ट अलीगढ़ कॉलेज रिवायत परस्ती की एक अलामत बनकर उभरा। अलीगढ़ कॉलेज ने बहुत से नामवर लीडर्स पैदा किए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सरदार अब्दुल रब नश्तर, ये सब अलीगढ़ कॉलेज के ग्रेजुएट्स थे। लेकिन सर सैयद के मॉडर्निज्म और रैशनलिज्म के बरक्स ये तमाम लीडर्स रिवायती उलमा के गैर हकीकी तसव्वुरात के असीर थे, जिसका नतीजा तहरीक खिलाफत और तहरीक हिजरत जैसी नॉनसेंस तहरीकों की सूरत में बरामद हुआ। और अल्टीमेटली इस कल्चरल कन्फ्यूजन ने पाकिस्तानी नेशन की मेकिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।